सब्जेक्ट का आइडिया लेते हुए फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए 11th क्लास में जो नया सब्जेक्ट आने का फ़ायदा सबसे पहला क्या है कि देखो अपना हर बच्चा बराबर है। जैसे 10th क्लास में सपोज हम आ गए मैथमेटिक्स के ट्यूशन कर रहे हैं जो है, सपोज हमारी मैथ वीक, तो हमें नए टॉपिक समझने में दिक्कत है क्योंकि हमारा बेस ही है। लेकिन अब सबका बेस ही है, चाहे आप 10th में स्कूल के टॉपर रहे हैं या सबसे डाउन बच्चे रहे हैं, उसमें हर बच्चा इक्वल है, सभी का बेस है। तो एक नई शुरुआत है हमारे लिए कि अगर हम अभी तक पढ़ाई में वीक रहे हैं तो अब हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब एक तरह से हमें रिफ्रेश का बटन मिल गया है स्टडीज में। ठीक, अकाउंट्स में देखो नीड क्या है थोड़ी सी समझने के बाद। पहला कि सर देखो इंडिया में जो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ असेसमेंट का। मतलब देखो गवर्नमेंट चल कैसे रही है कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स का पैसा लेना है, जो मीडियम कमा रहे हैं उनसे कम टैक्स का पैसा लेना है, जो कम कमा रहे हैं उनसे टैक्स का पैसा नहीं लेना है और उस पैसे से कंट्री चलानी है। जो ज़्यादा गरीब उनको कुछ पैसा दे देना है सब्सिडी के फॉर्म में, जैसे बिजली फ्री दे दी वगैरह वगैरह। ठीक, अब जैसे मैं कंपनी चला तो मैं टैक्स भरूंगा, तो मेरा टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा और प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, मेरी कितनी इनकम, मेरे इतने खर्चे और टैक्स कैलकुलेट होगी। ठीक, अब इंडिया में या किसी भी कंट्री में इतनी मैन पावर, इतनी लेबर नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो हर एक की कंपनी में भेजेंगे कि आप अकाउंट्स दिखा दो, चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट इंडिया में? सेल्फ असेसमेंट। मतलब गवर्नमेंट हर पर्सन को बोल रही है आप खुद ही इनकम कैलकुलेट कर लो, खुद ही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर लो और पे कर लो। हम रैंडमली कुछ परसेंट लोगों के अकाउंट चेक कर लेंगे और कुछ गड़बड़ मिली तो उनको नोटिस भेज देंगे। और आप ऐसा नहीं कि नोटिस के बाद पेनल्टी ही लगेगी, आपको बुलाएंगे, आप जस्टिफाई करोगे कि आपका नोटिस गलत है, हम तो अकाउंट सही बनाए हैं, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक, तो हमारा मेन काम क्या है कि अकाउंट्स मेंटेन करना, हिसाब किताब मेंटेन करना, खर्चे इनकम मेंटेन करना, ये मेन पर्पस हो गया अकाउंटेंट। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ कि आपको, मेरा काम है आपको इंडिया का नंबर 1 अकाउंटेंट बनाना। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो, सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन बहुत फास्ट हो, हर काम में आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो नॉलेज वाला, क्योंकि सिर्फ 12th को स्कोर करना, 11th स्कोर करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। एक बहुत लेविश लाइफ, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक, वो चीज अकाउंटेंट और ऑडिटर ये समझना क्या चीज़ है। ये किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी फील्ड के अंदर अगर आ रहे हैं तो हमारे साथ आपके कजन्स होंगे या आपके सीनियर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनके साथ भी आप बैठे और इस बारे में बात करो, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक, सिर्फ किताबी नॉलेज ना हो, तो हम 10-15 मिनट में इस चीज़ को इसलिए लेते हैं। अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंट्स मेंटेन करना कंपनी का। ऑडिटर का मतलब क्या है? अकाउंट्स चेक करना। वो कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट ने क्या बोला यार, कंपनी वालों को हम बोल देते हैं तुम खुद अकाउंट्स बना करके टैक्स दे दो, वो तो गड़बड़ कर देंगे, वो तो कम से कम प्रॉफिट दिखाएंगे ताकि कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक, तो उनको अकाउंट्स चेक करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप 2 अकाउंटेंट हायर करो, एक अकाउंटेंट ऐसा जो आपका अकाउंट्स बनाएगा, दूसरा अकाउंटेंट ऐसा जो आपके अकाउंट्स चेक करने के लिए आएगा। जो चेक करने आता है उसे ऑडिटर बुलाते हैं। ठीक, तो हर चेक, अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम अकाउंटेंट भी हो सकते हैं और हम ऑडिटर भी हो सकते हैं। हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ये वाली जॉब प्रोफाइल हो सकती है हमारी, और हम अकाउंट्स चेक करने आए हमारी ये जॉब प्रोफाइल भी हो सकती है। तो हर टॉपिक में हम ये चीज़ लेकर के चलेंगे। मैंने कहा था ऑडिटर से ना, उसे कहता है ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिटर अकाउंट्स चेक कर लेता है तो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है कि मैंने इस कंपनी के अकाउंट्स चेक कर लिए हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ें गलत है। तो रिपोर्ट एक्चुअल में कैसी होती है, तो जब आगे चैप्टर आएगा मैं आपको रिपोर्ट लाइव मतलब दूंगा, जो मैं कंपनी का ऑडिट करता हूँ उनकी आपको रिपोर्ट दूंगा, मिस्टेक्स वगैरह निकलवाएंगे क्लास के बीच में। ठीक है, जब नोटिंग का टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये नोट करना। अकाउंटेंट भी 2 टाइप के, जॉब और प्रैक्टिस। जॉब और प्रैक्टिस समझना चाहिए क्या चीज़ है।
जॉब का मतलब थोड़ा आसान सा है कि मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद कोई भी कॉमर्स का कोर्स कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया कंपनी के अंदर, उस कंपनी में मेरी जॉब लग गई, मैं उसी कंपनी के अकाउंट्स बनाऊंगा महीने में 30 दिन और मुझे वही कंपनी सैलरी देगी। अकाउंटेंट जॉब बिल्कुल समझने में आसान है। ठीक, देखिए हर कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती जो एक फुल टाइम अकाउंटेंट अफोर्ड कर सके। कोई सपोज एक पर्सन की दुकान है, वो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको भी टैक्स भरना है, उसको भी अकाउंट्स मेंटेन करवाने, लेकिन वो अकाउंटेंट रखे 40,000 रुपये महीना सैलरी, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो इतनी सैलरी दे सकता है? उसको तो एक ऐसा अकाउंटेंट चाहिए जो हफ्ते में एक बार आ जाए और अकाउंट्स बना जाए और महीने के 10,000 रुपये ले, इतना वो अफोर्ड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। ठीक, तो यहीं पर एक नीड आई मार्केट के अंदर कि अकाउंटेंट बनने की बजाय अगर हम अपना खुद का ऑफिस खोल लें, अकाउंटेंट का, हम अकाउंटेंट का खुद का ऑफिस खोल लें और ऐसे 50-100 क्लाइंट पकड़ लें, किसी 10,000 रुपये महीना फीस आ रही है, किसी के 5,000 महीना फीस आ रही है, किसी के 25,000 रुपये महीना फीस आ रही है, तो हम भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब वो प्रैक्टिस नहीं जो मैथ की प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस का मतलब अपने खुद का ऑफिस चलाना। क्लियर हो गई ये बात? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम अकाउंटेंट होते हैं तो हम जॉब वाले भी हो सकते हैं, प्रैक्टिस वाले भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बता दूं करते क्या हैं लोग, 90% केस में जॉब में जाते हैं स्टार्टिंग में, 3-4 साल जॉब करी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, काम बहुत अच्छे से आ गया और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को बता देते हैं कि हम अकाउंटेंट बन गए हैं, उस काम उनको बताना। और जॉब से आने के बाद फ्री टाइम में उन लोगों के अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, संडे को या इवनिंग में। जब हमारे पास क्लाइंटेज इतनी बन जाती है कि हम जॉब के इक्विवेलेंट कमाने लग जाते हैं, तब जॉब छोड़ देते हैं और फुल टाइम इसमें आ जाते हैं। ठीक, गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट है ये। गर्ल्स के लिए बेस्ट क्यों बता रहा हूँ मैं? देखिए इंडिया में अभी भी 70 to 80% गर्ल्स मैरिज के बाद या बेबी होने के बाद जॉब छोड़ देती हैं, क्योंकि घर फैमिली प्रायोरिटी भी होती है, बच्चे प्रायोरिटी भी होती है। उनको क्या होता है कि भाई सुबह निकलेगी घर से जॉब के लिए और रात को लेट घर पे आएंगे। 90% जॉब में यही टाइमिंग है। अगर आप कन्वेंस टाइम मिला दो तो 11 आवर्स की जॉब है। कन्वेंस टाइम मिला दें, अगर नोएडा गुड़गांव जॉब है, कोई पड़ोस में जॉब नहीं रखी हुई, ठीक, फैमिली संभाली नहीं पाते। अगर ये वाला काम करें तो ये हम काम घर से कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही घर से कर रहा हूँ ये वाला। ठीक बात है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के। एग्जांपल प्रैक्टिस का मैं आपको डॉक्टर वाले आंसर देता हूँ। अगर जब डॉक्टर कर लें, एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, जॉब और प्रैक्टिस। तो मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट वगैरह लेकर के मुझे वहाँ जॉब मिल जाएगी, तो मैं उस हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन वगैरह करूँगा और मुझे सैलरी मिला करेगी फिक्स। या फिर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोल लूँगा, उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वहाँ पे मेरे पेशेंट्स आएंगे, उनको ट्रीट करूँगा और उनसे फीस लूँगा, ऐसे रन करूँगा। तो दोनों ऑप्शन होते हैं मेरे पास। प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर्स भी यही काम करते हैं, एमबीबीएस कंप्लीट करते ही भैया पेशेंट तो हमारे पास है नहीं, हमें कोई जानता नहीं है, कैसे खोल के बैठ जाएं, तो वो जॉब करते हैं और इवनिंग में अपना क्लिनिक चलाते हैं। जब अच्छा खासा काम आ जाता है तो जॉब छोड़ देते हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं, अकाउंटेंट भी ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो हमने साइंस स्ट्रीम ली या कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो इस फील्ड से आगे ग्रो होना चाहते हैं। अकाउंटेंट हर कंपनी में चाहिए, एक इकलौती कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें अकाउंटेंट का काम नहीं, चाहे पार्ट टाइम वाला हो तो ये करेगा, फुल टाइम वाला हो तो ये करेगा। उसको बहुत वाइड कम नहीं होना, कभी घटना नहीं। कंप्लाइंस गवर्नमेंट की धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, घटने की, चाहे जीएसटी की फॉर्म में या किसी फॉर्म में। क्लियर हो गई ये बात? अक्सर हमने सुना है कि सीए क्या होता है। चार्टर्ड मीन्स स्पेशल अथॉरिटी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सर मुझे अकाउंटेंट बनना है तो क्या मुझे सीए करनी जरूरी है? नहीं। अकाउंट्स का जो कोर्स है ये 12th क्लास के बाद काफ़ी सारे कोर्स ऐसे बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन, उसमें भी अकाउंट्स पढ़ाई जाती है, सीए कोर्स में भी अकाउंट्स पढ़ाई जाती है। बीकॉम में कम चैप्टर्स होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं,
सीए में ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम। ठीक, तो सर ये अकाउंटेंट बनने के लिए सीए बीकॉम कोई नहीं चल जाएगा क्या? जॉब करनी है मेरे तो देखो, सीए ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा मुश्किल कोर्स करा, वो ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करेगा। बीकॉम वाले ने हल्का कोर्स करा, वो कम सैलरी में मान जाएगा। तो इसलिए जॉब में बीकॉम वालों को कम सैलरी में रख लेंगे, सीए को ज़्यादा सैलरी में रखेंगे, लेकिन जॉब दोनों में। तो यहाँ सीए और बीकॉम दोनों के लिए काम है। अकाउंटेंट का काम करना, छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन करना, उनको भी डिग्री से कोई मतलब नहीं। तो मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ तो आप अकाउंट्स बना दोगे 5,000 में, आप सीओ 8,000 में बनाओगे तो मैं आपसे बनवा लूँगा, मुझे क्या करना 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। ठीक, तो ये काम सीए भी कर लेगा, ये काम बीकॉम भी कर लेगा, लेकिन चेक करने वाला ये बीकॉम नहीं कर सकता। इसकी स्पेशल अथॉरिटी सिर्फ सीए को, इसके लिए डिग्री चाहिए, मेंबरशिप नंबर चाहिए। तो मैं सीए कंप्लीट करी, मेंबरशिप नंबर अलॉट हुआ, तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता हूँ, अपनी मेंबरशिप नंबर में कोड करता हूँ, अपनी स्टैंप लगाऊंगा, साइन करूंगा, तो ऑथेंटिकेट होगी कि ये सही। क्योंकि ये अगर हम काम बीकॉम को दे दें तो फिर सारी कंपनी बीकॉम बेकार बने। तो उससे पता क्या आता है, इसमें हमारी डिग्री पे बात है, मैं गलत रिपोर्ट साइन कर दूंगा तो मेरे से डिग्री चाहिए। अगर मूवीज में शायद देखा आपने कि कोई क्रिमिनल वगैरह होता है और वो कहता है कि जी मैं यहाँ पर फाइन नहीं है, मेडिकल झूठी रिपोर्ट बनवा देता है। तो डॉक्टर आता है, वो कहता है जी हाँ जी पेशेंट वगैरह मेरे साथ था, और बाद में झूठी निकलती है रिपोर्ट, तो उसका मेडिकल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट कैंसिल कर देता है जज। ठीक बात है, तो सेम सीए के साथ नहीं होता है। गलत रिपोर्ट साइन कर देंगे तो हमारी डिग्री नहीं है, इसलिए हम सोच समझ के साइन करें तो ऑथेंटिकेट ही हो। ठीक है, तो यहाँ सीए बीकॉम दोनों यहाँ पे सिर्फ मेरे को ये बात, तो हम बेस करो उस नोटिंग जो आपको सही लग रहा हो कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर में नोटिंग कर लीजिए जो आपको ठीक लग रहा हो नॉलेज के लिए। फोन साइलेंट कर लीजिए। प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए जो नाम के आगे लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 ही प्रीफिक्स हैं, सीए और डॉक्टर। तो सीए और डॉक्टर सिर्फ 2 ही डिग्रियां पूरे इंडिया में ऐसी डिग्रियां हैं जो आपको जॉब पे डिपेंड नहीं छोड़ते। इन 2 के अलावा कोई भी कोर्स कर लो, बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, जॉब पे डिपेंड हो। मैं बिजनेस को काउंट नहीं कर रहा क्योंकि उसको डिग्री चाहिए, वो तो अनपढ़ भी कर सकता है ना, तो मैं बिजनेस को साइड कर रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जो आपको जॉब पे डिपेंड ना छोड़ दे। हर डिग्री आपको जॉब पे डिपेंड कर देती है। सिर्फ सी और डॉक्टर ऐसी डिग्री है जो खुद का काम कर सकते हैं, जॉब पे डिपेंड नहीं। इकोनॉमिक्स और पीएचडी के लिए मैं बोलूँगा हर बच्चे को नोट करते रहना कि आप ट्यूशन लगवाना ज़रूर, चाहे कहीं पर भी लगाओ। 11th में बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं सेल्फ कर लूँगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग सेल्फ कर भी लेते हैं, मतलब ठीक मार्क्स आ जाते हैं, 70% के आसपास मार्क्स आ जाते हैं सेल्फ स्टडी से। लेकिन जब 12th क्लास में बच्चा लगवाता है ट्यूशन, उसका पूरा 11th का बेस खराब होता है। देखो जो सब्जेक्ट्स 11th में सेम सब्जेक्ट्स अपर लेवल, ठीक, हमारे 11th में खुद से हो जाएगा। पास करना सफिशिएंट नहीं, बेस्ड ऑन देखो 11th के पास कोई नहीं पूछेगा तो ये बता, कहीं भी जॉब करने जाएंगे, सी कंप्लीट करने के बाद जब मैंने कैंपस का फॉर्म होता है यहाँ पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म में 12th के मार्क्स लिखते हैं, सीए के मार्क्स लिखते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उस मार्क्स के बेस पर। 11th के मार्क्स कहीं नहीं पूछता। 11th में क्यों मेहनत करनी है? नॉलेज के लिए मेहनत करनी है। मार्क्स इसलिए मेहनत करनी है मार्क्स के लिए, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। जब हम क्लास में टॉप करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास डाउट पूछने के लिए आते हैं, जब मैडम एब्सेंट होती है तब
एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है, इस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। मार्क्स किसी लिए चाहिए? बस 11 नॉलेज बहुत अच्छी है। ट्यूशन में टीचर का मैं समझता हूँ मतलब ये है कि आपको वो बातें बताए जो बुक में नहीं, जैसे ये बातें किसी बुक में नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कॉमर्स के बच्चे। तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो बुक में नहीं है। बीएसटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए बुक में नहीं है। बेस स्ट्रॉन्ग करना है 11th में, ये ध्यान रखना। तो ट्यूशन लेना कहीं पर भी ट्यूशन जरूर लें, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की। थ्योरी से बैठे खुद से हो जाकर ये ना सोचें, मार्क्स पर्पस नहीं है हमारा, नॉलेज पर्पस। 11 नोट करते हैं जो आपको ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। कर दो। कोई कंफ्यूजन हो पूछने में हेजिटेट ना करें। कोई बच्चा आप पर नहीं हंसेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। स्टूडेंट ट्यूशन में देखो 3 चीज़ों के लिए आते हैं आजकल, नॉलेज, मार्क्स और एंटरटेनमेंट। तीसरी चीज़ मेरे यहाँ नहीं मिलती, एंटरटेनमेंट नहीं मिलता। 90% क्लास में सीरियसनेस ही रहती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं ऐसी मजाक रखता हूँ क्लास में 20% की, तो जो फ्लो चल रहा होता है स्टडी का ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा मानना है। और भाई 1 घंटे के लिए तो आ रहे हैं, 2 से 4 घंटे क्लास, जैसे हम सीए की क्लासेस देते हैं तो 4-4 घंटे की होती है। तो वहाँ से लगता है कि बच्चा बिल्कुल 2 घंटे बाद तो समझ में आना बंद हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो कोई ना कोई हमें माइंड डाइवर्ट हल्का सा करना पड़ा है, 5-10 मिनट का ब्रेक समझ लीजिए इसको कैसे भी। लेकिन हमारा आपकी क्लास है, उसमें तो आई एक्सपेक्ट कि हम सीरियस में होकर के फोकस कर सकते हैं। कुछ चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे आज हम, जो हमारे बुक में बार बार यूज होते हैं। पहला मैंने वर्ड लिखा है गुड्स। नोटिंग करनी होगी, मैं बता दूंगा। हिंदी में बताता हूँ। दुकान पे जो माल होता है ना उसे गुड्स कहते हैं। मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूँ एक मेडिकल स्टोर के अंदर, तो मेडिसिन गुड्स। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ एक स्टेशनरी शॉप के अंदर, तो स्टेशनरी के पेन, रजिस्टर, ये गुड्स है। अगर मैं रिलायंस डिजिटल के अंदर अकाउंटेंट हूँ तो मोबाइल, फ्रिज, ये गुड्स है। समझ आ रही है बात? गुड्स पहचान। अब इस चीज़ की एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, अब मीनिंग एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जो भी चीज़ दुकान में खरीदी जाए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बेचने के लिए, उसे गुड्स कहते हैं। मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन खरीदता है यूज़ करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। रिलायंस डिजिटल वाला मोबाइल खरीदता है यूज़ करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। ये पहचान। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूँगा, आपने 2 मिनट 10-20 सेकंड के लिए माइंड लगाना है और फिर ये बताना है कि गुड्स है कि नहीं। ठीक? अच्छा, अब बताइए, मेडिकल स्टोर पे पेन गुड्स है कि नहीं? बिल बनाता है जिससे पेन, वो गुड्स है कि नहीं? गुड्स नहीं है। सोचो, मेडिकल स्टोर वाले ने पेन क्यों खरीदा? यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदा। ये पहचान ध्यान रखें, ठीक है? दूसरी पहचान इस चीज़ की दुकान है, दूसरी पहचान, ठीक बात है। स्टेशनरी शॉप में एसी लगा हुआ है, गुड्स है कि नहीं? नहीं, क्योंकि एसी शॉप वाले, स्टेशनरी वाले ने एसी जो है वो यूज़ करने के लिए लगा हुआ है। रिलायंस डिजिटल में एसी, रिलायंस डिजिटल में एसी सेल करने गुड्स है क्योंकि उसने वो यूज़ करने के लिए खरीदा हुआ। फर्नीचर शॉप में टेबल, ऐसा गुड्स है कि बेचने के लिए? गुड्स है। जो बाहर टेबल रखी हुई है मेरे पास, वो गुड्स है कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ करने के लिए खरीदा है। एसी शॉप में एसी दीवार में फिट है, गुड्स नहीं। देखो एसी दीवार में फिट करना है ना, तो यूज़ करने के लिए लगा, दीवार में फिट कर रखा तो यूज़ कर रहा हूँ।
यूज है तो उस नहीं। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा पक्का? नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स। बी साइलेंट, डेटर्स ऐसे नहीं बोला है, डेटर्स ऐसे बोला। हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन खराब होने से इंप्रेशन बड़ा खराब पड़ता है। एग्जाम में अच्छी बात है कि रिटन टेस्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन हमारा खराब भी, मार्क्स तो खराब नहीं होते उससे, लेकिन इंटरव्यू से रखा जाता है। मैं पहले सोचता था जब स्टूडेंट था कि इंटरव्यू क्यों होता है, जब मैं क्लास में टॉप करा मैं फटाफट से जॉब, क्या कमी है मेरी? नहीं, कमी है, क्योंकि हमें आगे जाके प्रेजेंटेशन देनी है। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनके सामने हमें तो प्रेजेंटेशन देनी कि सर हमारी इस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है तो हमें यहाँ फोकस करना है, इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ हमारे डाउनफॉल है, यहाँ इस प्रोडक्ट में यहाँ काम करना है, हमें तो प्रेजेंटेशन देनी। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी अकाउंटिंग टर्म्स तो सही से प्रोनाउंस करें। ठीक है, डेटर्स। Customers to whom we sell goods on credit. क्रेडिट का मतलब होता है कस्टमर्स टू whom we sell goods on credit। समझते हैं एग्जांपल से, फिर मीनिंग पर आऊंगा। देखो पता क्या होता है, मीनिंग और एग्जांपल ये दो अलग अलग बातें होती हैं। थोड़ा एग्जांपल रिकॉर्ड देता हूं आपको। इन दो वर्ड में फर्क बताओ, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो स्कूल है उसमें होता है प्रिंसिपल जो जीने का, लाइक सर कितनी उसमें हम सुनते हैं लाइक व्हाट आर द फंक्शंस, टर्म्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। ठीक है, और कोई आंसर? कुछ अलग आंसर? स्पेलिंग। हाँ, स्पेलिंग में मतलब क्यों फर्क है, मीनिंग में क्या फर्क है ना? चलिए, अब देखो जो आपने आंसर दिया वो करेक्ट आंसर है, लेकिन आपने एग्जांपल दिया, मीनिंग नहीं बताया। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो एग्जांपल है। अभी हमें मीनिंग क्लियर नहीं है, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है मेन। इस प्रिंसिपल इस वर्ड का मीनिंग होता है मेन। ठीक, अब एग्जांपल समझाता हूँ। स्कूल में सबसे मेन पर्सन जो होता है वो प्रिंसिपल, उसका नाम प्रिंसिपल रख दिया। जब अमाउंट कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं मेन अमाउंट पर, तो उसे प्रिंसिपल बुलाते हैं, पी ए वाला, क्योंकि मेन अमाउंट वो है। समझ आ रही है बात? तो मेन है इसका मीनिंग। मीनिंग अलग चीज होती है, एग्जांपल अलग चीज होती है। हम क्या होता है, एग्जांपल को सोचने की यही मीनिंग है, हमें मीनिंग बताया नहीं जाता स्टूडेंट लाइफ में। मोस्टली हम एग्जांपल बता दिया जाता है और समझा जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो प्रिंसिपल का मतलब वो होता है, तो एग्जांपल को मीनिंग समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक, तो एग्जांपल समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन मीनिंग एग्जैक्ट पता होना चाहिए। वही मैं इसमें ये वाला नहीं लिखा था, आपको एग्जांपल से समझा देता तो आपको समझ में आ जाता। मीनिंग क्यों पता होना चाहिए, कभी कोई एकदम डिफरेंट सिचुएशन आ जाए, यार यहाँ बताने की कोशिश है कि नहीं, तो आपको ये वाला तरीका लगाना। मीनिंग पता होगा तो आप सॉल्व कर लो। ठीक, अब एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर मीनिंग बताता हूँ। सर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, इसके अंदर मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे कंपनी में कस्टमर्स जो है वो दो टाइप के आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक का नाम दे देता हूँ राम और एक का नाम दे देता हूँ श्याम। राम कस्टमर ऐसा है सामान लेता है और पैसे हैंड टू हैंड दे देता है। श्याम कस्टमर ऐसा है कि सामान ले जाता है और कहता है कि पैसे बाद में दे देता हूँ, उधार लेके जाता है। ठीक, इसके लिए हमारे अकाउंट्स में कोई नाम नहीं है। हमारे पूरे अकाउंट्स में इस पर्सन के लिए कोई नाम नहीं। क्योंकि साथ नाम लिख के करेंगे क्या, क्यों काम बढ़ाया ना? समझ आ रही है बात? इसको बुलाएंगे डेटा, ही इज डेटा। सिंपल सी बात सर, मैं दुकान पे बुक खरीदने के लिए गया, 500 रुपये की उन्होंने बताई, मैंने 500 रुपये दे दिए, उन्होंने मुझे बुक दे दी ना, उन्होंने मेरा नाम पूछा ना मैं कुछ लिखा। ठीक, क्योंकि मैं ये वाला केस हूँ।
एग्जाम्पल 2, मैं बुक पर गया, शॉप पर गया, बुक खरीद ली, अंकल पैसे बाद में दे जाऊंगा, तो पूछेगा बेटा नाम क्या है आपका, फोन नंबर क्या है, कब दे के जाओ, तब वो लिखेगा हिसाब डेटर। ठीक है, तो डमीनिंग समझते हैं, एग्जांपल हो गया क्लियर। अब नहीं समझते हैं कस्टमर जिसको हमने सामान बेचा उधार में। ठीक है जी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सामान बिकना जरूर चाहिए और उधार जरूर होना चाहिए। उधार में नहीं बिक रहा तो वो सेल नहीं है, मतलब वो डेटर नहीं है। क्लियर हो गई बात? डेटर सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को बुलाना जिनको उन्होंने उधार बेचा। ठीक, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है, जब भी हमारे बॉस के पास पैसों की तंगी होती है तो हम अकाउंटेंट को कॉल करता है कि मुझे फटाफट से डेटर्स की लिस्ट भेज। मतलब मान लीजिए 50 कस्टमर ऐसे जिनको उधार माल बेचा हो, उनका नाम और उनका सामने कितना अमाउंट उनसे लेना, वो लिस्ट भेज मेरे को। फिर सबको कॉल करेगा बैठ के कि आपके इतने पैसे पेंडिंग है तो भिजवाओ, तो 50 को फोन करेगा, 500 भिजवाएंगे, फिर तंगी दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमारी कंपनी को पैसा लेना। ठीक है, क्लियर हुई बात? पढ़ सकते हैं आगे, इधर नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बार टाइमिंग में फिर से लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये इस वीक की टाइमिंग है, ये पूरे साल की टाइमिंग है नेक्स्ट वीक से। टाइमिंग नोट कर लेना। आपके 10th के जो फ्रेंड्स उनको बता देना बैच वगैरह स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं तो हमें थोड़ा बेस फास्ट स्पीड में करना पड़ता है। जैसे अभी मेरे को फुल्ली छूट है, मेरा पूरा साल बड़ा होगा, मैं तसल्ली से कितना भी टाइम लगाऊँ किसी टॉपिक के लिए। जो बच्चे जुलाई से आता है, मुझे पता सितंबर में एग्जाम, तो मैं चाहकर भी बता नहीं पाता ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, मुझे टू द पॉइंट आना पड़ता, एग्जाम नोट भी करवाना पड़ता। PLE वाले प्रिंसिपल का मीनिंग था रूल। पढ़े आगे तीसरे वर्ड पर आते हैं, 2 वर्ड सीखने में मिलता है, गुड स्पॉट एट। सप्लायर from whom we buy goods on credit। समझते मीनिंग क्या है? ये कंपनी है एग्जांपल लाइंस, यहाँ पर हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, हम सामान बेचते हैं अगर
तो खरीदते भी होंगे, सामान जिससे खरीदते हैं उसको सप्लायर बनाते हैं। सप्लायर सामान बना रहा है, वो सप्लाई करता है, सप्लायर बोलते हैं। ठीक, सप्लायर में दो टाइप के होते हैं, एग्जांपल के लिए नाम देते हैं, मोहन और सोहन। मोहन ऐसा है कि भैया टेबल पे पैसा रखो तो सामान मिलेगा। सोहन कहता है कि उधार ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे आते रहेंगे। इसके लिए हमारे अकाउंट्स में कोई नाम नहीं है क्योंकि हिसाब साफ। इसको बुलाएंगे क्रेडिटर। अगेन मैं शॉप पे सामान लेकर के आया, मैंने शॉप से सामान, मैंने बुक खरीद ली, मैं बायर, मैंने बुक खरीद ली और पैसे हैंड पेमेंट दे दिए, तो मैं भी शॉपकीपर का नाम कहीं नहीं लिखूंगा अपने पास, क्योंकि मैं बुक उधार खरीद के लाया हूं। मैं भी कहने में लिखूंगा ना कल के 500 रुपए देने में भूल ना जाऊं। ठीक है, तो जब उधार में काम होता है तो दोनों ही लोग अकाउंट में पार्टी बुलाते हैं, इसको पर्सन लोग, दोनों ही पार्टी ये रिकॉर्ड करती है, मेरे उधार की बेच है, उधार की खरीद, क्योंकि जो पैसे जिसको देने वो तो हिसाब लिखेगा कि अमाउंट की कंफ्यूजन ना हो जाए। समझ आ रही है बात? कि मैंने सामान खरीदा उधार, तो मैं भी अपने पास लिखूंगा मैंने सामान खरीदा। तो क्रेडिटर कौन है सर? सपोज मैं दुकानदार, मैंने माल खरीदा इससे और माल बेचा इसको, उधार खरीदा उधार बेचा, इसको बोलाऊंगा क्रेडिटर और इसको बेचा उसको बोलाऊंगा डेटर। डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो अच्छे से, डेटर क्या है क्रेडिटर क्या है। क्रेडिटर होने के लिए दो चीजें, खरीदा होना चाहिए, उधार होना चाहिए। सर उधार तो डेटर में ही है, तो कॉमन हो गया। डिफरेंट क्या हो गया? बाय और सेल से डिफरेंट हो गया। डेटर में सेल होना चाहिए, क्रेडिटर में बाय होना चाहिए। खरीदा है तो क्रेडिटर, बेचा है तो डेटर। ठीक है, क्लियर है पक्का? एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर ए ने उधार बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने उधार बेचा वही सामान मिस्टर सी को, मिस्टर सी ने उधार बेचा सामान डी को। एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनना है। ए ने सामान बेचा बी को, बी ने सामान बेचा सी को, सी ने सामान बेचा डी को। ठीक है जी, और मैं अकाउंटेंट हूं मिस्टर ए का। ठीक है, आप बताएंगे कि आप बी को क्या बुलाओगे, डेटर बुलाओगे कि क्रेडिटर? क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं। ए ने उधार बेचा बी को, बी ने उधार बेचा सी को, सी ने उधार बेचा डी को, और आप ए के अकाउंटेंट हो तो आप बी को क्या बुलाओगे? डेटर या क्रेडिटर? डेटर बिल्कुल सही, क्योंकि सेल है, क्योंकि सेल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे, आप बी के अकाउंटेंट हो, आप ए को क्या बोलोगे? क्रेडिटर बिल्कुल सही, क्रेडिटर, क्योंकि खरीदा है। तो मैंने क्वेश्चन बोला था ए ने बी को बेचा, मैंने ये नहीं बोला बी ने ए से खरीदा, लेकिन मीनिंग तो एक ही बात है, बात तो एक ही है। ए ने बी को बेचा, बी ने को खरीदा। अब पर्टिकुलर को तो हम अकाउंटेंट कहीं भी हो सकते हैं, मैं क्यों आपको एक हिसाब से पढ़ाऊं, और सबके हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो अकाउंट कहीं भी हो सकते हैं। तो बी के अकाउंटेंट हैं हम, तो ए को बोलेंगे क्रेडिटर। आप बताएं, आप बी के अकाउंटेंट हो तो सी को क्या बुलाओगे? डेटर, क्योंकि बेचा। आप सी के अकाउंटेंट हो, बी को क्या बुलाओगे? क्रेडिटर, क्योंकि खरीदा। आप सी के अकाउंटेंट हो, डी को क्या बुलाओगे? डेटर, क्योंकि बेचा। ये हो गया बहुत अच्छे से। इसे खरीदते हैं क्रेडिटर, इसको बेचते हैं डेटर। क्रेडिटर को उधार लाए हैं तो हम पे कर्जा चढ़ गया, पैसे देने हैं उसको। ठीक, अब सुनिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि जब हम उससे उधार लाते हैं, तो उससे उधार लाए हैं, 2 महीने का उधार दिया इसने, तो जब आगे बेचेंगे इसको, उसको 1.5 महीने के उधार पे बेचेंगे, ताकि इससे जब पैसे जल्दी आ जाए उसे चुका देंगे उधार। समझ आ रही है बात? अब ये 1.5 महीने उधार पर लाया है तो ये 1 महीने उधार पे बेचेगा। ठीक है, ताकि पैसे इसके पास 1 महीने के अंदर आ जाए तो वो उधार चुका देगा। 90% बिजनेस सर उधार पे होता है, पूरी चेन उधार की चलती है, पूरी चेन। देखिए, मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को, रिटेलर सामान बेचता है कस्टमर को। पैसा सिर्फ एक इंसान के पास है, कस्टमर। मैन्युफैक्चरर उधार बेचता है होलसेलर को, होलसेलर उधार बेचता है रिटेलर को, रिटेलर की सेल कैश की सेल होती है।
रिटेलर कौन? जो हमें रोड पर शॉप दिखती है, तो डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। बाकी बिजनेस स्टडीज में डिटेल में चैप्टर्स हैं इनके अलग अलग वर्ड पर, होलसेल किसे कहते हैं, रिटेल किसे कहते हैं। रिटेलर वो जो रोड पर शॉप होती हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, उसकी सेल कैश की सेल होती है। तो जैसे ही पैसा आता है इसके पास, ये अपना उधार चुकाता है, फिर ये अपना उधार चुकाता है, ठीक है। तो डेटर क्रेडिटर की वजह से सारे मतलब मैक्सिमम अकाउंट डेटर क्रेडिटर की वजह से बन रही है। अगर उधार ना हो तो अकाउंट्स का काम आधे से भी कम रह जाए। दूसरा पर्पस सिर्फ टैक्स का, मेन पर्पस तो ये मतलब टैक्स का पर्पस है कैलकुलेट करना और हिसाब रखना, किसको पैसे देने, किससे पैसे लेने, वो भूल ना हो जाए। अकाउंटिंग की पढ़ाई की थ्योरी के अंदर एडवांटेज है, इट रिप्लेसेस मेमोरी। मतलब जैसे सर मुझे कोई काम याद होता है कि वो काम करना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लेता हूँ, तो लिख के टेंशन फ्री हो जाता हूँ, मतलब भूल ना जाऊँ, टेंशन तो खत्म होगी ना। तो अकाउंट का मेन एक काम ये भी है कि हम भूलने की टेंशन नहीं है। उधार मान बेचा जाए, पैसे लेने भूल ना जाऊँ, इसलिए अकाउंट कैसे भूलूंगा, याद नहीं रखना पड़ता। ये काम बर्डन कम कर रहा है मेरा अकाउंट। क्लियर हो गई बात? क्रेडिटर की नोटिंग कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, पहला प्लेयर ये एमडब्ल्यू वाला मैन्युफैक्चरर, ठीक है। होलसेलर, रिटेलर। आपको क्लास वर्क की कॉपी अलग बनानी है, होमवर्क की कॉपी अलग बनानी है। होमवर्क तो अपनी बुक से करोगे आप, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बुक लेने की, वो भी मैं बता दूंगा। Anything we own, assets. देखिए प्रॉपर्टी पर सुनते ही माइंड में क्या क्लिक करता है? बड़ी सी बिल्डिंग या घर या ऑफिस, बड़ी इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोलते हैं ना मूवीज में। तो प्रॉपर्टी का मतलब घर, बिल्डिंग, ऐसा हमें मिथ है, ये सही आंसर नहीं। प्रॉपर्टी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग लॉ के हिसाब से मीनिंग है ओनरशिप। प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग है ओनरशिप। जैसे कि पेन मैंने खरीदा, तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी। किसी को बोलूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी, तो सुन के हंसेगा कि पेन को प्रॉपर्टी होता है, पर टेक्निकली मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लॉ के हिसाब से चलना है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। तो मैं जिस कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी की ओनरशिप जिस जिस चीज पर है, उन सभी को मैं एसेट्स बुलाने वाला हूँ। ये बहुत वास्ट वर्ड है, बड़ा छोटा सा वर्ड है, बहुत वास्ट वर्ड है। इसके अंदर बिल्डिंग भी आ गई, इसके अंदर कार भी आ गई, इसके अंदर मशीनरी भी आ गई, इसके अंदर कैश भी आ गया, इसके अंदर गुड्स भी आ गए, इसके अंदर फर्नीचर भी आ गया, सब कुछ एसेट्स है। ये सब पे ओनरशिप है, ठीक बात है। तो मैं करते रह रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग, ये चेयर, ये बोर्ड, मोबाइल, ट्राइपॉड, मार्कर, बुक, सब मेरी एसेट्स है। क्लियर हो गई बात? एसेट्स का मतलब एनीथिंग वी ओन। सिंपल एक वर्ड, दूसरा वर्ड ओनर मतलब मालिक। ओनर वर्ड बना है वर्ड ओन से, OWN मतलब मालिकाना हक। जिस पे मेरा मालिकाना हक है, मैं उसका ओनर हूँ, और उसका अकाउंट्स की भाषा में एसेट बुलाते हैं। मतलब एसेट और प्रॉपर्टी दोनों का मीनिंग सेम हो गया। ये लेमैन आम आदमी की टर्म में है, ये लॉमैन टेक्निकल टर्म में, अकाउंटेंट टर्म में। क्लियर हो गई बात? ये कुछ वर्ड्स का मीनिंग बहुत वास्ट है। जैसे इस एक वर्ड पर मैं एक घंटे क्लास लगा सकता हूँ, इतना डीप, इतनी सारी चीजें हैं इसमें। अभी हम क्या है, बड़ा लिमिट से समझ रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब ये वर्ड रिपीट होगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर, तो मैं इसको और इलैबोरेट करता रहूँगा साथ साथ। ये देखो उसके अंदर ये भी आता है,
या ये नहीं आता, ठीक है। कुछ चीजें ना थोड़ी गलत या कम पढ़ाई जाती है, जैसे प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक। सर ए फॉर एरोप्लेन भी होता, ए फॉर एप्पल ही क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी हमारे माइंड में क्या इमेज फिट कर जाए, हमारा मतलब टीचर का पर्पस है कि एक माइंड में इसको एप्पल देखते ही एक क्लिक कर जाए, एक होता क्या इसको पता लग जाए। वो तो बाद में सिखाएंगे इसको कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये बाद में सिखाएंगे बच्चे को। अभी ए फॉर एप्पल बोल के इसका एक रीड करवाना, समझ आ रही बात? तो वही हम काउंटेड कर रहे हैं इसमें कि मैं आपके कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता रहा हूँ कि ये भी नहीं होता, इसका समझ लो। बाद में जब जाएंगे तो इसमें ये भी होता है, इसके अंदर ये भी आता है, वो डिटेल में बाद में समझेंगे। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल अपोजिट है जी एसेट का। एनीथिंग बी ओ डब्ल्यू पी, ओ का मीनिंग होता है जी कर्जदार होना, ऋणी होना, ठीक। जैसे कि आपसे पेन मैंने उधार ले लिया, मैं बोलूँगा आई ओ दिस पेन टू यू, मेरे पे कर्जा हो गया, मुझे पेन वापस करना। लाइबिलिटी बोलते हैं इसको अकाउंट्स की भाषा में, कर्ज, ठीक। वो कर्जा लोन की फॉर्म में हो सकता है, कुछ सामान उधार लिया इस फॉर्म में हो सकता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देने अभी तक देनी इस फॉर्म में हो सकता है। समझ आ गई बात? छोटा एग्जांपल दूं, सर मान लीजिए मैंने कार ली है 10 लाख रुपए की, जिसमें 2 लाख तो मैंने दे दिए और 8 लाख का लोन ले लिया, ठीक। तो मैं 10 लाख की कार को बुलाऊंगा एसेट, मेरी प्रॉपर्टी है। 8 लाख के लोन को बुलाऊंगा लायबिलिटी, मेरे पे कर्जा हो गया, ठीक। नेट ऑफ नहीं करते हैं कि सर नेट तो आपकी एसेट 2 लाख की हुई, ऐसा कुछ नहीं। हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, इलैबोरेट करके लिखते हैं फीस को, इसको मिक्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने पुरानी मशीन बेची और नई मशीन ले ली, 10 लाख की मशीन खरीदी, 4 लाख की बेच दी, तो 6 लाख रुपए जेब से गए। तो नई मशीन में 6 लाख से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 4 लाख की बेची की अलग रिकॉर्ड करूंगा, 10 लाख की खरीदी अलग रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर हो गई बात? मिक्स नहीं करते अकाउंटेंट, क्योंकि हमें हर चीज का साथ देना होता है। सिंपल सी बात समझो सर, हमसे हिसाब मांगा जाएगा हर चीज का, हमारी ड्यूटी है ये। उसका भी आगे क्वेश्चन पूछेगा, बेटा पैसे 10 लाख रुपए रखे थे, 4 लाख कैसे रखे, 6 लाख कहाँ गए, 1 रुपए कैसा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये जाके पढ़ेंगे कि अकाउंटेंट भी ना पढ़ जाते हैं, कैशियर की फॉर्म में अलग, अकाउंटेंट की फॉर्म में अलग, पढ़ जाते हैं। हम क्लास में सीखेंगे लायबिलिटी मतलब कर्जा, एनीथिंग बी ओ। क्लियर हो गई बात? नोट करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है जी कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर मीनिंग बनाऊंगा। चलिए इसका नाम है, इन्होंने सोचा कि मैंने कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोलना। उन्होंने पता करा कि 40 लाख रुपए लगेंगे, कंप्यूटर आएंगे, टेबल्स आएंगी वगैरह वगैरह, पीसी लगेगा, प्रिंटर लगेगा। इनके पास 15 लाख रुपीस तो खुद ही रखे हुए थे, 25 लाख का लोन ले लिया, 40 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 40 लाख रुपए से कंप्यूटर, टेबल, एसी ये सब लिया। इस 40 लाख को क्या बुलाएं, इस 25 लाख को क्या बुलाएं, इस 15 लाख को क्या बुलाएं अकाउंट्स की भाषा में? इसको क्या बुलाने वाले हैं? कंप्यूटर, एसी,
इंस्टीट्यूट के नाम पर है, इंस्टीट्यूट ओन्स कंप्यूटर। हाँ, ये एसेट है, कर दोगे ओनर का खुद का लगाया हुआ पैसा, कैपिटल उसकी कैपिटल। ठीक, अब तो 40 लाख बनने के बाद मुझे नहीं पता कौन सा कंप्यूटर उधार वाला है, कौन सा कंप्यूटर ये वाला, तो मिक्स हो जाता है। फिर हम अकाउंट में हिसाब रखते हैं कि किसने कितने पैसे लगाए थे, इस बैंक को कितने पैसे वापस करने हैं, सब पता होना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। ठीक, एसेट कंपनी की ओनरशिप ड्यूटी किस पर है, वो चीजें कंपनी में करते, और उनका खुद का पर्सनल लगाया हुआ पैसा, उसे कैपिटल बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? तो अमाउंट जो लगाए ओनर खुद का पैसा, खुद का पैसा। आज के लिए इतना करते हैं, रिवाइज करके आए इसको नेक्स्ट क्लास से पहले, फॉरवर्ड सीखेंगे और टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।